हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस लेसन 1 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है जल और जंगल। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिएगा। मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं या फिर आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर में है, भौमजल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो यहाँ पे बोरिंग और हैंड पंप सेट होगा। ठीक है, भौमजल प्राप्त करने के लिए बोरिंग तथा हैंड पंप सेट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की 3 अवस्थाएं डैश और डैश है। जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। भूमि की जल धारण करने वाली परत भौम स्तर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वन से हमें डैश और डैश का लाभ होता है। तो वन से हमें जड़ी बूटियाँ और औद्योगिक कच्चा माल का लाभ होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वनों से हमें सिर्फ ये 2 ही चीज़ें का लाभ होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का लाभ होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही जगह में फिल करना था तो हमने 2 चीज़ों का नाम यहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन है, वन में क्षयवान पत्तियाँ और जंतु डैश को समृद्ध करते हैं। वन में क्षयवान पत्तियाँ और जंतु पौधों को समृद्ध करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों प्रक्रिया से ह्यूमस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। भौमजल की पुनः पूर्ति के लिए सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा जल का रिसना है। अगर वर्षा नहीं होती है या कम वर्षा होती है तो पानी का रिसाव घटने लगता है और भौमजल की पूर्ति दर घटने लगती है। अगर वर्षा समय पर अच्छी होती है तो जल का रिसाव भरपूर होता है और भौम जल की पूर्ति होती है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वन रोपण से भी भौम जल स्तर में गिरावट आती है। इसकी पूर्ति वर्षा जल के रिसाव से होती रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक निम्न हैं। तो पहला होगा कम वर्षा का होना, दूसरा है रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी, तीसरा है औद्योगिकरण, चौथा है वन रोपण, पांचवा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पहले हम फर्स्ट नंबर वाले को पढ़ते हैं, कम वर्षा का होना। अगर वर्षा कम होता है तो पानी का रिसाव घटने लगता है। ऐसी अवस्था में भौमजल स्तर में गिरावट होने लगता है। रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी, अगर भूमि काफ़ी रिसाव युक्त नहीं है तो वर्षा जल का रिसाव संपन्न नहीं होगा। बंजर भूमि में वर्षा जल का रिसाव नगण्य है। ऐसी परिस्थिति में वैसे भूमि जिसमें वर्षा का जल का रिसाव सुविधा के अनुसार हो तो भौम जल का स्तर नीचे नहीं गिरेगा। यानी कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने में भूमि जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अगर भूमि बंजर होती है तो वहाँ पे रिसाव नहीं होता, जिससे कि भौमजल स्तर जो है वो नीचे गिरने लगता है। तो इसीलिए भूमि का रिसाव युक्त रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में बड़े पैमाने पर जल का खपत होता है जो भौम जल के स्तर के गिरावट के लिए उत्तरदायी है। वन रोपण, इससे भी भौम जल के स्तर में गिरावट होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होने पर भौम जल स्तर में परिवर्तन होता है। यह आंतरिक संरचना भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रखरखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। वर्षा जल के संग्रह और भूमिगत जल की फिर से प्राप्ति अच्छा उदाहरण है। जल के कम से कम उपयोग के लिए किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मितव्ययता कर सकते हैं। यानी मितव्ययता मतलब कम खर्च कर सकते हैं। इसके लिए बूंद सिंचाई की व्यवस्था अपनानी होगी। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, बूंद सिंचाई की व्यवस्था से जल की मितव्ययता की जा सकती है, जल का बचाव किया जा सकता है। इस विधि में कम व्यासों के पाइपों से
जल पौधों की जड़ों तक पहुंचाई जा सकती है। इससे जल की बर्बादी नहीं होती है। इसी तरह नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई का काम किया जाए तो जल की खपत कम होगी और जल बर्बाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। वनों से प्राप्त 7 उत्पादों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है साल के वृक्ष, दूसरा है सागवान के पेड़, तीसरा है औषधीय पौधे, चौथा है गोंद, पांचवा है कागज बनाने के लिए लकड़ी और छठा है पलास के पेड़ और सातवां है लाख। तो ये सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, ये सभी हमें वन से यानी जंगलों से ही मिलते हैं। ये ऐसे ही कहीं भी नहीं मिलते हैं। ये सारे वृक्ष जो हैं आपको जंगलों में ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। हम सभी जानते हैं कि वनों में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव रहते हैं। हिरन पौधों को खाता है और बाघ हिरन को खाता है। अगर हिरन की संख्या घट जाए तो वन काफ़ी बढ़ जाएगा और इसी तरह यदि बाघ की संख्या बढ़ जाए तो हिरन काफ़ी घट जाएगा और वन विस्तृत हो जाएगा। यह खाद्य श्रृंखला है। इसमें से किसी एक श्रृंखला में विघ्न उत्पन्न हो जाता है तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाता है। वनों में अधिक मात्रा में पत्तियां पाई जाती है। इन पर छोटे छोटे जीव देखे जाते हैं जो इन घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये अपघटक कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव जो हैं ये क्या कहलाते हैं? अपघटक। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं जो अंत में पौधे के पोषण में सहायक होते हैं। इससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है तथा पोषण चक्र भी पूरा होता है। इसलिए वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन कहीं पे भी समझाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें सारा चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है। वनों में जितनी भी चीज़ें होती है सारी काम की होती है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या फिर सड़ा हुआ पत्ती हो या फिर और भी कुछ हो, तो सारी चीज़ जो है काम में आती है। अगर कोई जीव भी है, अगर वो मर भी गया है तो भी वो बाद में ह्यूमस बनता है जो कि पेड़ पौधों के पोषण में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो इसलिए वनों में कोई भी चीज़ें व्यर्थ नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायता करते हैं? जंगलों में यह सघन आम तथा लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में दिखाई देती है। इन पत्तियों पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं। ये जीव इन पत्तियों घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होता है। ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। ऐसे छोटे जीव अपघटक कहलाते हैं। ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। वास्तव में अपघटन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होते हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर इनकी संख्या वृद्धि में सहायक होता है। इस तरह वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अपघटक किसे कहते हैं? तो अपघटक के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। एक आपको फिगर दिख रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे पादप है और इस साइड जंतु है। जंतु जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, मनुष्य जानवर जो भी होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वनों में हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही पूरी होती है। इस संश्लेषण की क्रिया से पादप कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना भोजन बनाते हैं। पादप ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। पादप यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिसे जंतु ग्रहण कर जीवित रह पाते हैं। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं वही ऑक्सीजन गैस जो है जीव जंतु लेते हैं जिससे वो जीवित रहते हैं।
इस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे साफ होता है कि वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वन जो है, वनों से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच जो है वो संतुलन बना रहता है, जो जीवों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधे या फिर वन हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।